हेलो हेलो हेलो। 3 लोगों ने देखी है लास्ट वीडियो। उस पर 3 व्यूज़ हैं। मुझे लगता है एक मेरा, एक सीमा का और एक आप में से किसी एक का होगा। खैर, कुल मिला के इट्स अ वेरी सैड थिंग। भाई देखो, वही वीडियो देखो। हम लोग लेके आ गए हैं VSEPR के ऊपर एक वीडियो। साइंस रिलेटेड कंटेंट है वैसे तो, कोई भी मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी देख सकता है। आई वुडंट से ओनर्स वाले देखें, प्रोग्राम वाले देख लें तो ठीक है, प्रोग्राम कोर्सेज वाले। चलो। आप पहले भी देख लेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ चलो, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा गए गुजरे गऊ आदमी हो आप और ऑनर्स से हो तो देख सकते हो। अब कोई नहीं देखेगा, अब ऑनर्स वाले गाली और देके जाएंगे। अरे ठीक है ना यार, देख लेना, मेरे को कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो VSEPR स्टार्ट करते हैं। VSEPR से तो VSEPR क्या होता है मैं बस फुल फॉर्म बता देता हूँ और उसका यूज़ वगैरह बताता हूँ। उसके बाद पोस्टुलेट सीमा जी बताएंगे हमें। तो VSEPR होता है बात वैलेंस करते हैं। शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, VSEPR थ्योरी। तो कुल मिला के VSEPR थ्योरी क्या कहती है, जो आपका 3D अरेंजमेंट होता है कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का, किसी भी चीज़ का 3D अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर जो होता है, शेप जिसे कहते हैं उसे शेप। चलो 3D तो शेप जो चीज़ होती है वो 3D चीज़ को तो नहीं कर, चलो ठीक है शेप मान लेते हैं। तो ये इस चीज़ से डिसाइड होता है कि उसमें कैसे तैसे करके रिपल्शन मिनिमम हो, रिपल्शन जो हो वो मिनिमम हो। ठीक है, तो ये जनरल थ्योरी बता दी है मैंने। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाएगा कि रिपल्शन मिनिमम हो। पहले पोस्टुलेट देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखते हैं। तो पोस्टुलेट सीमा जी बताएंगे। सीमा जी प्लीज़ बताइए। ओके, अगर हम फॉस्फेट्स की बात करें तो वैसे तो कोई नहीं, देख के बता दीजिए, एक एक करके देख के डिक्टेट कर दीजिए, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। बता रही तो 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 आगे क्या, आपको वेबसाइट नहीं मिली? मैंने तो पहले ही बोल के रखा था। मेरे को मिल रही है मतलब अरे तो यहाँ बच्चे पढ़ने लिखने अलग है। वाले बच्चे हैं यार, हैं? बताओ। पहला पोस्टुलेट ये है जी। कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम्म जो एटम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हम्म वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, हम्म वो सेंट्रल एटम के तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि ओके, बाकी के सारे एटम्स लिंक जुड़े हुए होते होते हैं। हैं। तो ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपको एकदम जीरो से स्क्रैच से बता रहा है वो। तो पहले बता रहा है कि आपके पॉलीएटॉमिक हो, मान लो कि मान लो कि 4 वो हैं एलिमेंट्स हैं एक ही उसमें, 2 टाइप के हैं और 4 टोटल क्वांटिटी में 4 है। और तो उसमें से एक सेंट्रल एटम होगा जिससे बाकी के जुड़े हुए होंगे। यही कह रहा है ना वो सीमा जी? बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बताइए। दूसरा है कि जितने नंबर होगा हम्म वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, हम्म यानी कि वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, हम्म ठीक है, वो मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करेंगे। जितने भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। हाँ, वैलेंस शेल में। ठीक है, वैलेंस शेल में। इसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो आपका स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, राइट? जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखोगे, ठीक है, फिर आगे बताइए। 2 पोस्टुलेट फिर। तीसरा पोस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जी। उनकी एक टेंडेंसी होती है ओके। कि वो अपने आप को ऐसे ओरिएंट करें हम्म जिससे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है उनके हम्म बीच में, हम्म वो मिनिमाइज हो जाए, हम्म और जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो हम्म मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो इनके झगड़े होते हैं, ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कम हो। झगड़े कम कब होते हैं? जब आप डिस्टेंस बढ़ा दो। तो डिस्टेंस थोड़ा दूर दूर चले जाओ तो झगड़े कम हो जाते हैं अपेरेंटली, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए। तो 3 पोस्टुलेट हो गए, एक बार सीमा जी समराइज कर दीजिए प्लीज़ तीनों को। फर्स्ट सबसे पहला जो है वो कायदे से सेंट्रल एटम की डेफिनेशन है हम्म कि कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें एक जो है सेंट्रल एटम होगा, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा हो जिससे जाएगा। हाँ वैसे हो तो जाता है, फिर आगे। जिससे कि बाकी के सारे एटम्स हम्म लिंक होंगे। हम्म ठीक है, फिर दूसरा ये बताया था हम्म कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हम्म वैलेंस शेल में, हम्म वैलेंस शेल वो हम्म डिसाइड करेंगे मॉलिक्यूल का शेप। हम्म फिर उसके बाद ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की एक टेंडेंसी होती है हम्म कि वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि उनके हम्म बीच में रिपल्शन कम हो और हम्म डिस्टेंस ज्यादा हो। ओरिएंट माने? ओरिएंट मतलब अपने आप को ऐसे पोजीशन करते हैं क्या बात है, नाइस। और ऐसे मूव करते हैं वैसे।
जिला अध्यक्ष फेवरेट पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं, यस। आगे बढ़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम्म, नेक्स्ट नेक्स्ट। पॉइंट ये कहता है कि जो वैलेंस शेल है उसे हम एज ए स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। वैलेंस शेल को जहाँ एज अ पे स्फीयर, ठीक है। हाँ, वैलेंस शेल को हम एज ए स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं, और जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है सरफेस पे। ठीक है। इस तरह से फिर इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस है। जैसे कि मतलब उठाते हैं मायरे पे, क्योंकि मान लो ये वैलेंस, क्या बात है, मैं भूल गया, सॉरी, मैंने सुना ही नहीं, क्या बोल रही थी आप? स्फीयर वही बनाने बोल लगे रही हम। थी, जो आप बना रहे हो स्फीयर बना रहे हो उसी की बात कर रहे थे। फिर आगे। हाँ, तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज है, मतलब मान लो अगर इसमें हम्म, बोलते रहिए, बोलते रहिए, शांत नहीं होना होता हम्म, है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये सब मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से, मतलब इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो इस तरह से वो ओरिएंट होंगे। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा कहता है हम्म, कि जो सेंट्रल एटम है हम्म, मॉलिक्यूल का, हम्म। वो सराउंडेड होना चाहिए बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, मतलब बॉन्ड अच्छा, पेयर्स क्या होते हैं? बॉन्ड मतलब पेयर। दो इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन के बीच में कुछ हो गया, बॉन्ड बन गया, एग्जैक्टली। तो बॉन्ड पेयर बनाता है वो, ठीक है। और और एसिमेट्रिकल शेप जो है वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिमेट्री ही होगी, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास बॉन्ड हो, क्या पता लोन पेयर भी हो, जिसे डिस्टॉर्टेड कहते हैं हम आसान भाषा में। हेलो, इनका नेट। राइट। अच्छा अच्छा, बोलते रहिए प्लीज़। पानी पी रही थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो सेंट्रल एटम है वो दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से सराउंडेड हो सकता है, और जो तब मॉलिक्यूल का डिस्टॉर्टेड शेप होगा, जैसे कि इन्होंने बता दिया। तो नेक्स्ट पॉस्टुलेट यही कहता है। ओके, क्या बात है, अभी मज़ा ही आ गया। फिर खत कुछ और है? बहुत पोस्टुलेट हो हाँ, गए। अभी चार चार और अरे इतने सारे पोस्टुलेट हैं, क्वेश्चन आता है ये, राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट्स। मेन पोस्टुलेट है इतने 5 नंबर में, तो ठीक है। एक पॉस्टुलेट्स को दो में ब्रेक कर दिया है आसान करने के लिए। चलो आप बताओ, आगे बताओ, फिर आगे क्या होता है? VSEPR थ्योरी जो है वो हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे भी एप्लीकेबल है, एक अच्छा, मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो ठीक रेजोनेंस है। स्ट्रक्चर वाली बात लिख देते हैं भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर आगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, हम्म। ठीक है, वो एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक अच्छा। है। और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हम्म। मतलब जब पास आएंगे तो रिपेल करेंगे। यस यस। ठीक है। इसकी वजह से कि मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ओके। हम्म, अब ये तो था कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब अगर इसका उल्टा होगा तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लो हो जाएगी। नेक्स्ट एनर्जी, पॉस्टुलेट यही कहता है। एनर्जी इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम टुगेदर, है ना, ये यस, यही तो कम है। क्लोजर टू ईच अदर। कम क्लोजर टू ईच अदर, और दूसरा वाला इसका अपोजिट है। हाँ, ठीक एंड है। वाइस वर्सा। और लास्ट जो पॉस्टुलेट है वो ये कहता है जो स्ट्रेंथ होती है रिपल्जन की, वो जी। स्ट्रॉन्गेस्ट होती है दो लोन पेयर्स के बीच में। हम्म। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर सबसे वीक होती है दो बॉन्ड पेयर्स के बीच। लोन पेयर और एक दूसरे लोन पेयर के बीच में बहुत तगड़ी होती है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होती है। और उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होती है। इन ऑल ऑफ दी जी। अबव। चलो ठीक है, तो हमने मेन पोस्टुलेट्स देख लिए हैं। अब ये पोस्टुलेट पढ़ने में लगे हैं, और हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। अप्लाई करने जाओगे तो इसलिए अप्लाई करने जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, मतलब मेरे से तो नहीं होते थे। तो अब सीमा जी बताएंगे आपको। लिमिटेशन बोलो बोलो। लिमिटेशंस भी बता दे। नहीं नहीं, लिमिटेशंस रहने देते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस पे आ जाता है। तो वी एस सी पी आर के क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। कौन से इसका, मैत्री कॉलेज का। धन्यवाद मैत्री कॉलेज के लोगों का भाई, ये पेपर प्रिजर्व कर रखते हैं वो लोग, वरना तो क्या ही बताऊँ मैं। अब सीओ जी बताएंगे आपको
NH bond angle are higher in NH3 and what the fuck क्या? अच्छा NH3 में एंगल ज़्यादा बड़ा होता है PH3 को कंपेयर करते हुए. आई होप ये VSEPR का थ्योरी है, सॉरी VSEPR का क्वेश्चन है. सीमा जी आर यू So देयर? I don't think so. I don't think so. यस आई एम प्रीटी श्योर ये VSEPR में आता है. VSEPR How में do you know? अरे क्योंकि ये सॉल्व ऐसे ही होगा रिपल्शन के थ्रू. कैसे? अच्छा आपको करना है अटेम्प्ट, आपको ट्राई करो, स्ट्रक्चर बनाओ पहले. अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये VACPR का कैसे होगा. स्ट्रक्चर में बना देती. बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ. चलो आप बनाओ, मैं बताता हूँ कैसे होगा ये. N, ये है P और यहाँ पे आएंगे H. सही बात है, एक सही H बात है. यहाँ, एक H यहाँ, हम्म, एक H यहाँ, हम्म, फिर इसको भी एक H यहाँ, ठीक है, एक H यहाँ, क्या बात है. एक H यहाँ. डैम. बाकी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे हम्म, क्योंकि 5 होती है दोनों की वैलेंसी, हम्म. है ना. वैसे तो एक काम करते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन से पहले एक बार इनको बनाना सिखा देते कि ये बनाए तो कैसे. मैं वही बोल रही थी कि पहले VACPR पूरा एक्सप्लेन करके फिर क्वेश्चन क्या आता है. ये तो कहीं बोला ही नहीं, लिमिटेशन के लिए बोला था. रिलेशंस बतानी थी फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं वो आता. श्योर, तो ये बताना होता है. ठीक है, लिमिटेशन इज़ यूजलेस बट चलो कोई बात नहीं. तो ये अगर पेपर में आ गया ना. पेपर में नहीं आएगा ये सब. पेपर में मैंने इतने पेपर देखे, उनमें से किसी में भी नहीं था ये कि बना के दिखाओ कुछ. सही बात नहीं, है. अपना भी देख लेना. चलो कोई बात नहीं. मीन जस्ट इन लोगों को बताओ जब तक. आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स. ठीक है, कि ये NH3 वगैरह बना कैसे. ओके ओके. ओके, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, प्लीज़ कंटिन्यू. तो गाइस अब हम इसमें देखते हैं कि हमने ये शेप बनाया कैसे. तो सबसे पहले करें NH3 इज प्रीटी नाइस. सबसे पहले हमें इस पे सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना चाहिए. जैसा कि हम देख सकते हैं मतलब इसकी वैलेंसी ज़्यादा है तो ये सेंट्रल एटम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. और क्योंकि ये एक ही है तो मतलब ये तो प्रीटी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हाइड्रोजन जो है वो मोस्टली साइड एटम में होता है सेंट्रल. तो हम इसकी वैलेंसी देखेंगे कि कितनी है. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन लिखें नाइट्रोजन की तो वो होती है 1s2 एंड 3. ठीक है. तो इसकी वैलेंसी जो होती है हाइड्रोजन में होता है 7 और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है ऐसे मतलब 5 होती है इसकी वैलेंसी. ये होती है इसकी वैलेंस शेल. 2 इसकी वैलेंस शेल है. ठीक है. और ये है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 और ये 3. हमें ये नहीं देखना है ये लास्ट वाली वैलेंस शेल नहीं होती बट हमें लास्ट वाला नंबर देखना होता है. तो इसकी वैलेंस शेल है 2. ठीक है. 2s2p इसकी वैलेंस शेल है और इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब हमें इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. क्या बात कर ठीक रहे हो, है. सही में. अगर हम ऊपर जाएं यहाँ देखें हम्म, तो तो 3 तो हमारे पास है मतलब 3 लेने के लिए तो हमारे पास है 3 हाइड्रोजन. तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिए. तो ठीक. 1 2 और 3 आ गया. अब 2 बच गए. 2 बच गए तो उन्होंने बना दिया हमारा लोन पेयर. ठीक है. तो ऐसे बन गया हमारा NH3 का स्ट्रक्चर. सेम इज फॉर PH3. पी की वैलेंसी भी जो होती है वो 5 होती है क्योंकि वो नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है. इसलिए इन दोनों का स्ट्रक्चर. आवाज़ कट गई आपकी. हेलो. हाँ तो मैं ये बोलती कि पी की वैलेंसी भी 5 होती है इसलिए इनका स्ट्रक्चर सेम होता है. ठीक है, तो जैसे कि सीमा जी ने बना दिया. अब जैसे NH3 तो आपको पता चल गया. ये तो खैर प्रैक्टिस से ही होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे. और सही बताऊँ तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर बनाना ज़रूर आना चाहिए. स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, सीमा जी बताएंगे आपको. NH3 और PH3 बता दिया. अब मैं एक बार क्वेश्चन एड्रेस कर देता हूँ. ठीक है. सीमा जी का तरीका बाय द वे है कि वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाती है. वो ज़्यादा बहुत वैसा तरीका लगता है मुझे, सेफ तरीका लगता है, अच्छा तरीका लगता है. हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो और स्ट्रक्चर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा.
वैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझाया था। 1 सेकंड माइरो मूव नहीं कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था, कर रहा था, मैं समझ गया, वो तो देख लिया वेटिंग। मैंने, वो देख लिया मैंने, वो तो देख लिया मैंने। अच्छा, अच्छा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू बताया था, बट ऐसे पता हुँ, कैसे चलेगा कि तीनों के तीनों कहाँ गए हैं? ये बाय द वे स्ट्रक्चर कौन सा है ये बता दिया गया? नहीं, टेट्राहेड्रन। अभी शेप पे तो हम आए ही नहीं ना। हाँ ऐसे ठीक है, शेप की बात है नहीं। चलो अब मैं बताने वाली बात यह है कि अब देखना, मैं बनाऊंगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनाता हूँ मैं। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से सीमा जी आप बताना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है। और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फॉस्फोरस होना चाहिए। हम्म, ठीक है, बट नाइट्रोजन, अच्छा चलो चलो इधर आओ। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ नाइट्रोजन के पास होगा, राइट? नाइट्रोजन के पास थोड़ा सा शिफ्ट होगा। हुँ, सीमा जी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वो बना, NH3 बना दो प्लीज़, बड़ा सा NH3 बनाना, और फिर उसके नीचे एक बड़ा सा PH3 बना देना। और अगर ऑडियंस में से किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, रिसोर्सेज वगैरह की, तो देखना यार, कुछ करना, मैं फिर एक सर्वर वगैरह बनाऊंगा जिसमें रिसोर्सेज वगैरह डाल दूंगा, देख लेना तुम लोग अपना कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बदमोशी चलेगी, बदमोशी। अरे यार सीमा, मैंने थोड़ा बड़ा बोला था ना। अच्छा रुको, बना देता हूँ। तो देखो, मेरा पॉइंट ये था, मेरा होल पर्पस ये था कि ये बताने का कि देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन, सीमा छोड़ दो, अब इधर आ जाओ वापस। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको, आपके पास मिल रखे हैं, ठीक है, आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रखे हैं। तो जब इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन, आ जाओ ना इधर, मैं कुछ समझा रहा हूँ ना, आ जाओ हाँ, प्लीज़। इधर ही हूँ, इधर ही तो हूँ, इधर ही हूँ। तो जो इनका इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो थोड़ा सा नाइट्रोजन के साइड शिफ्ट होगा, राइट? सही बात है। यहाँ पर भी दोनों इनका शेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के साइड होगा, और यहाँ पर भी हाँ, शेड वाला नाइट्रोजन के साथ होगा, हाँ, है कि नहीं? हाँ, अब ऐसा सेम टू सेम PH3 में भी होगा। थोड़ा इधर आओ, हाँ। थोड़ा इधर आओ। बट PH3 के केस में क्या होगा? PH3 के केस में क्या होगा? PH3 के केस में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम कोने पे नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और फोस्फोरस में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो बहुत ही ज़्यादा खींच के रखता है वो। बट क्योंकि फोस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो वो हल्का सा ना यहाँ पे एज पे नहीं रहता, वहाँ पे बिल्कुल एज पे था ना, हाँ, यहाँ पे एज पे नहीं है, यहाँ पे एज से थोड़ा सा दूर होता है। अच्छा। हाँ, इस वजह से इन दोनों, आपको क्या लगता है कि रिपल्शन कहाँ पे ज़्यादा होगी, इस यहाँ पे या ऊपर वाले नाइट्रोजन वाले क्लाउड्स के बीच में? नाइट्रोजन में, हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ डिस्टेंस कम है। बिल्कुल करेक्ट। और एंगल किसका ज़्यादा बड़ा है फिर, क्वेश्चन ने पूछो। एंगल में NH3 का। हाँ तो ये है हाँ, रीज़न। क्योंकि उसमें रिपल्शन ज़्यादा है। हाँ, समझ गए? डैम। नहीं। तो ये है पूरा खेल। इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम्म। देखते हैं कि हमारे पास कोई और क्वेश्चन है या नहीं है। VSEPR थ्योरी से ये रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीमा जी की एक्सपर्टीज़ है, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना सीमा, ओके? मैं कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। श्योर, श्योर। यहाँ पे सब लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी शेप्स बनाने की। यार ये वीडियो में पहले आना चाहिए था। चलो कोई नहीं कोई यार, बात नहीं। कोई नहीं, बताओ। ये तो गलती पेपर बनाने वालों की है ना। उन्हें थोड़ी पता था कि हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, पर फिर भी आसान क्वेश्चन पहले पूछते हैं, मुश्किल बाद में। अच्छा, देखते हैं, सबसे पहला मैं बनाती हूँ, मतलब एक मैं बनाऊंगी, एक आप बनाना, ठीक है? श्योर, 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 श्योर। ये तो थोड़ा बहुत, छोटा कर दो इसको। माय बैड, माय बैड। ठीक है इतना। तो जो हमारे पास कंपाउंड है वो XeOF2 है, इसको हम हम्म। VSEPR अब थ्योरी के साथ। सबसे कंटिन्यू पहले कंटिन्यू।
हम इसमें करेंगे, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो, हम्म। इसमें सबसे ज़्यादा वैलेंसी जो है किसकी है? इसकी है, यस, जीनॉन। ज़ेनॉन की, क्योंकि ज़ेनॉन नोबल गैस है, तो यही सेंट्रल एटम होगा। हम्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज़ेनॉन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, करेक्टो करेक्टो। बीच में ज़ेनॉन लिख देते हैं। ठीक है, करेक्टो। अब उसके बाद ये ज़्यादा है, एफ ज़्यादा है, तो एफ ही बना लेते हैं पहले। ठीक है, ओके ओके। तो एक एफ यहाँ बनाते हैं। पैड स्लो काम कर रहा है, माफी। ओके। ओके, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये जो है, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो हम ऑक्सीजन को ऊपर लिख देते हैं। ऑक्सीजन मोस्टली तो डबल बॉन्ड ही बनाता है सबसे। या ऊपर, अब हम इनको जुड़ा देते हैं। ओके। ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? जीनॉन के पास यूजुअली 8 होते हैं और हमने यूज़ चार तो इसने यूज कर लिया, मतलब चार की तो बॉन्डिंग कर ली, दो यहाँ पे, दो दो यहाँ बचे पे, हैं, तो सही है। इसकी वैलेंसी होती है 8, क्योंकि ये नोबल गैस है तो इसकी वैलेंसी 8 होती है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? चार 4 बच गए, बचे है होंगे, हाँ हाँ। ना? ओके। तो मतलब दो लोन पेयर्स। करेक्ट। कोरेक्टो। तो कोरेक्टो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब अब देखते हैं कि इसका शेप क्या होगा। अब शेप के लिए, अब ऐसा मॉलिक्यूल जब आपको दिखेगा, तो आपको गेस वर्क से अच्छा है कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि लोन पेयर दोनों नीचे आएंगे या ऑक्सीजन ऊपर आएगा, या एक लोन पेयर ऊपर आएगा या नीचे आएगा, नहीं पता है ना। तो इसलिए आप ऐसे गेस वर्क इसमें अवॉइड करना चाहिए हाँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स में। हमारे पास तो शायद इसलिए हम टेबल इसकी, टेबल भी है हाइब्रिडाइजेशन और वो वाली। हाँ पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन का कि क्या है। श्योर, ठीक है, गो अहेड। तो सबसे पहले हम क्या है कि क्या है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, बट ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, हाफ डिवाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, फिर करेक्ट। उसमें आपको प्लस करना है मोनोवैलेंट एटम, हाँ। मतलब जितने भी सेंट्रल एटम्स के साथ मोनोवैलेंट एटम्स हमारे ज्वाइंट है, जैसे कि फ्लोरीन है ना, दो फ्लोरीन है तो हम ऐड कर देंगे। फिर माइनस हम करेंगे कैटायन, और प्लस हम करेंगे एनायन। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब कैटायन और एनायन तो जीरो ही हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम आगे सॉल्व करते हैं इसको सीधे। हाफ, और वैलेंसी कितनी है जेनॉन की? 8, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो ये कितना आ गया? 5। 5 ठीक है, 5 आ गया, तो 5 जो होता है उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? एस P3 पी, D। sp3d, sp3d में कौन सा शेप होता है? मुझे क्या आप पता। बताओ, मुझे नहीं पता, इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। उत्तर तो बताओ मुझे ये। वैसे मैं इस वाले मेथड से करता भी नहीं हूँ ना, तो मुझे कोई आइडिया है भी नहीं। वैसे तो सही शायद, बताऊँ तो गाइज आपको मतलब ये फार्मूला, देखो अगर कभी ना किसी मतलब मेन एटम पे चार्ज ना हो ना, तो इस फार्मूला के बिना भी हो जाता है। ये देखो, आपको बस गिनना है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, तो 5 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर प्लस कर दो, लोन पेयर प्लस कर दो। बॉन्ड पेयर वैसे यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यूज़ करना, ठीक है, तो ये 5 हो गया, सीधा सीधा 5 हो गया। यू डोंट हैव टू। और ये 5 का मतलब sp3d है, ये कैसे पता हम लोगों को? तो ये एक टेबल आती है, जब तक वो शेप बता रही है आपको तब तक मैं टेबल बता देता हूँ। एस पी बराबर होता है 2 एस, क्योंकि एक एस एक पी है, एक एस 2 पी हो जाएगा 3, एक एस 3 पी हो जाएगा 4, एक एस 3 पी और एक डी हो जाएगा 5। sp4 नहीं होता, याद रखना, क्योंकि 3 ही तो पी हो सकते हैं, सोचो ना। ठीक है, तो ये रहा। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो ज़रूर आएगी, बट अभी के लिए बस इतना दिमाग में डाल लो। वो वाली वीडियो देख के समझ लेना कि हाइब्रिडाइजेशन हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। तो ये रहा sp3d हमारा। सीमा, शेप क्या होगी इसकी? शेप sp3d में होती है हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बना के दिखा दो। ये जो बनाई है ये ऐसे ही है, बट इसकी वो क्या बोलते हैं, 3D में नहीं दिखा पाऊंगी ना मैं। अच्छा, 3D में
चलो कोई बात नहीं। आर यू श्योर ऐसी होती है? हाँ, ऐसी ही होती है। अच्छा हाँ, ऐसी होती है एक्चुअली। होता कैसा है ना, मैं अगर इमेजिन इमेजिन करवाऊँ तो एक लोन पेयर हम्म, इधर मान लो कि, तो अपने पाम पे एक जीनॉन रख लो, ठीक है। एक लोन पेयर इधर और आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला इधर, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल बना लो, मान लो कि तो आपके हाथ पे एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब आपने हम्म, हाथ के ऊपर एक पेंसिल लगाई और हाथ के नीचे एक पेंसिल लगाई, और उसका नाम, उस पर आपने फ्लोरीन अटैच किया, उस पर आपने फ्लोरीन अटैच किया। तो पहले तो ये ट्रायंगुलर हो गया, फिर जब आप इसको जोड़ोगे तो ऐसे लगेगा कि पिरामिड है और एक नीचे पिरामिड है, तो ट्रिगनल बाय पिरामिडल, क्योंकि दो पिरामिड है। आई होप आप इमेजिन कर पाए होगे। सीमा, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? नो। चलिए आगे बढ़े। यस। चलो तुम, ये तो सीमा जी का तरीका है, ठीक है, बिचैस तरीका है। मैं थोड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। बी आर नहीं नहीं, अच्छा तरीका था सीमा जी, नाइस एक्सप्लेनेशन, अच्छे समझ में आ गया। अब मेरी कुटाई होगी और कुछ नहीं। बी आर एफ फोर माइनस है हमारे पास, ठीक है। मैं कैसे करता हूँ, पहले सेंट्रल आइटम लो भाई। सेंट्रल आइटम ब्रोमीन है ऑफकोर्स, 4 फ्लोरीन से सराउंडेड, फाइनी मैग्नेट भाई। ब्रोमीन लो। वो चीज याद आई मेरे को। इस क्या? शेप को इस शेप को हम टी शेप भी बोलते हैं। आई आई, डोंट नो व्हाई बट बोलते हैं। अच्छा हाँ, टी शेप ही तो बोलते हैं। अगर शेप बोलनी हो ना, ये तो चलो 3D का स्ट्रक्चर हो गया। अगर शेप बोलनी होती है ना, तो शेप, जब भी शेप बोलनी हो, कुछ मत करो, लोन पेयर को इग्नोर कर दो। लोन पेयर को इग्नोर कर दो, लोन पेयर को इग्नोर करके तो टी जैसा ही तो दिख रहा है ये, देखो। क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें हमें इसकी शेप टी शेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शेप ही पूछी है इसमें। अरे ठीक है यार, लिख देना, कुछ नहीं होता। एक तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और एक शेप होती है, तो ये शेप है एज फार एज आई नो, एंड आई डोंट नो वेरी फार। ठीक है, तो ब्रो, शेप ही लिखनी है, शेप टी शेप ही है, तभी 3 नंबर। हाँ हाँ ठीक है, ओके। 5 नंबर का है बोलिए। ये, 5 नंबर का। तो 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का अरे, ये। 3 into 5 लिखा है। अरे तो ये 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स थे, मतलब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर ठीक। तो ये 1 नंबर का एक है। लिख देना यार, और इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये तो चलो बिल्कुल वो है, करेक्ट तरीका है। ये आपको आना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। अब मैं बता रहा हूँ कि मतलब अगर आपको तुरंत तुरंत लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो आप। ब्रोमीन है 7, उसके पास एटम्स होते हैं, और बी आर एफ -1 था। इफ़ यू रियली, बी आर एफ 4-1, तो आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर मैंने 7 एटम बोले तो गलती से बोल दिया है वो। 7 + 1 = 8, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 फ्लोरीन आए हैं, ठीक है, 4 फ्लोरीन आए हैं। अब क्या है, ब्रोमीन के साथ 4 फ्लोरीन जुड़े होंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे जोड़ दिए मैंने, ठीक है। अब अच्छा रुको, ऐसे ये मत करो, ये तो, ये मत करो, ये मत करो, ये ऐसा लगा कि जंप मार दी मैंने बिना एक्सप्लेन किए हुए। ब्रोमीन के, अब ब्रोमीन के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन 8 थे, तो जिसमें से 4 यूज हो गए, बचे कितने? 4। 4 बच गए, यानी कि लोन पेयर कितने बचे? हेलो? 2 लोन पर बचे, 2। 2 लोन पेयर बचे, राइट। 2 लोन पेयर बचे आपके पास, 4 बॉन्ड पेयर बचे। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, तो एक काम करो, लोन पेयर को जितना दूर हो सके जितना दूर रखो भाई। ये रहा। सही बात है। सॉरी, एक लोन पेयर ऊपर रख दो, एक लोन पेयर नीचे रखो, इससे ज़्यादा दूर तो नहीं रख सकते ना, समझ रहे? सही बात जैसे है। हम माला में तो रख के आ नहीं सकते आप, तो इधर बाकी के फ्लोरीन यहाँ लगा दो। अब ये दिखता हम्म, कैसा है, ये दिखता अपने हाथ में अपने हाथ में आपने एक स्क्वायर शेप में ले लिया, स्क्वायर शेप का कुछ ले लिया, जिसके वर्टिस, वर्टिस बोलते हैं क्या? नॉट रियली। वर्टिस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं इसके पॉइंट्स को, जो स्क्वायर के जो ये वाला होता है, छोर जो होता है, तो उस पर इमेजिन करो कि फ्लोरीन रखा हुआ है। आपके हथेली के ऊपर एक लोन पेयर है, फ्लोरीन नहीं है, और हथेली के नीचे एक लोन पेयर है। इसको बोलते हैं स्क्वायर बायपिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बायपिरामिडल होता है, ठीक है, जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जो लोग जाके मेन चैनल पे पोल डालते हैं कि ऐसा नहीं होता है, वो लोग गलत हैं। आई होप ओके। यू नो। तो इसका इसका ओके। इसका जो वो है, वो स्क्वायर प्लेनर है शेप, और ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर बाय स्क्वायर पिरामिड। प्लेनर। अरे मतलब स्क्वायर बाय पिरामिड, जो भी लिखना हो लिख लेना। चलो अगला सीमा जी बताएंगे। जो भी लिखना है वो लिख देना। सीमा जी प्लीज गो अहेड। नेक्स्ट क्या है?
PCl6 नेगेटिव। नहीं नहीं, हाँ हाँ, PCl6 नेगेटिव है, हाँ। ओके, लेट्स गो विद PCl6 नेगेटिव। यहाँ पे आ जाते हैं PCl6 नेगेटिव। करेक्टो। तो इसमें काफी ऑब्वियस है, वो होगा P। ठीक है, तो करेक्ट। हम इसको लिख लेते हैं नीचे पहले P को। ठीक है, ओके और इसके साइड पे 6 क्लोरीन बना देते हैं। ओके। एक यहाँ, एक यहाँ, 8, 5 और ये 6। पहले ही बना दो है। तो ज्वाइन कर देते हैं। अरे, जुड़ गई। आई एम फॉलोइंग, यस प्लीज। बना दिया आपने, तो स्टार बना दिया आपने। PCl, और यहाँ पे एक क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 5 ही होती है। श्योर तो बड़ी। एक क्लोरीन इससे बस ऐसे ही जुड़ा हुआ है, बस भगवान के भरोसे। ओके ओके। ठीक है, या PCl6 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब अगर देखा जाए, अगर हम PCl5 की स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, जहां तक मुझे याद है। अरे तो ऑडियंस को थोड़ी याद है, ऑडियंस तो मतलब ऑडियंस को मतलब याद नहीं है। 5 होते हैं, मतलब जैसे अभी BR वाला देखा, उसमें भी 5 थे ना, जिसमें 5 होते हैं उसपे होता है ऐसा। ठीक है भाई, ओके। तो जो भी है, इसमें इसका शेप क्या हो सकता है, ये मैं सोच रही हूँ। मैं तो उसके लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, या चलो नहीं चलो। निकालनी, आप बता दीजिए। ओके। देखो, ये भी बहुत बेसिक्स है, जैसा कि आपने देखा फ्लोर। ऐसे मान लो कि फोस्फोरस को कुल मिला के 6 बॉन्ड बनाने हैं, राइट? ठीक है, तो एक ऊपर हम्म क्लोरीन डाल दो, एक नीचे क्लोरीन डाल दो, और फिर एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो। ऑक्टाहेड्रल जिसे कहते हैं ना, वो वाली शेप बनेगी एज फार एज आई नो। एक बार आप कंफर्म कर सकते हो क्या? देखते हैं। हाँ, PCl6 माइनस की शेप क्या है? मेरे हिसाब से ऑक्टाहेड्रल है। जैसे पुरानी वाली शेप थी, वो थी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आप डिस्टॉर्टेड वर्ड तब यूज़ करते हो जब आपके पास लोन पेयर हो। डिस्टॉर्टेड, क्योंकि लोन पेयर डिस्टॉर्शन करता है। डिस्टॉर्टेड व्हेन लोन पेयर। ठीक है, आपके पास जैसे ही लोन पेयर आता है, आपको डिस्टॉर्शन महसूस होगी, आपको सिस्टम हैंग हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। बट यहाँ पे बड़ा प्यारा सा ऑक्टाहेड्रल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, 6 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे। और जहाँ तक कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो होगी sp3d2 होगी। हाइब्रिडाइजेशन। sp3 जो होगी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और और हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में वही होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। हम्म तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज़, आपने कंफर्म कर दिया क्या सीमा जी? थैंक यू। प्लीज़ गुड, अब आप ये वाला बता दो, PO4 3 माइनस वाला। इज इट नॉट योर टर्न? अच्छा मैं बता दूँ, चलो मैं बता देता हूँ। PO4 3 माइनस, तो मैं भी जैसा कि मैंने पहले भी किया है, सिंपल है, फोस्फोरस लिखो। भाई फोस्फोरस के पास कितने होते हैं यूजुअली? हेलो? 5 5 एज यूजुअल। 5। कितने और ऐड करने हैं हमें? कितने और ऐड करने हैं? देखो 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 देखो, क्या दिख रहा है आपको? ओ के साथ तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, 3 और ऐड करने हैं हमें 3 इसमें। और ये मैं देखो इतना याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोस्फोरस को जा रहे हैं वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है? ठीक है, तो पी ओके, F+3, ठीक है, F+3 इज इक्वल्स टू 8। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन हमारे पास है 4। ऑक्सीजन है हमारे पास 4, ठीक है। अब हम्म, ऑक्सीजन जो है वो भाई साहब बनाता है डबल बॉन्ड, समझ रहे हो? बिल्कुल। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो वो हम्म 4, अगर देखो मतलब डबल बॉन्ड के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 2। हम्म, अगर आपके पास 4 ऑक्सीजन है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? और 8। 8। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से, यहाँ पर आपके पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा, और आपके पास 8 बॉन्ड पेयर होंगे, और मुझे लग रहा है ये गलत है। ऐसा हो सकता है?
इसमें लोन पेयर तो नहीं है। 8 बॉन्ड पेयर हो नहीं आगे। सकते, 8 हाँ, बॉन्ड पेयर कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकते? 8 बॉन्ड पेयर में कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? हाँ, अच्छा हाँ, एक एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हम्म, नहीं, तब वो भी नहीं बन सकता। और बनता है। हेक्सागोनल बाइपिरामिडल वो बन सकता है, हम्म, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई शेप होता है। मतलब कुल मिला के अगर ऐसा शेप बनाना है आपको, तो आप अपनी हथेली में एक हेक्सागोनल रखोगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन हो गए, और एक आपके हथेली के ऊपर और एक आपके हथेली के नीचे। एक बार कंफर्म करना, सुनिए सीमा जी। सुनिए, इसमें ऐसा होगा। हम्म। सुनिए, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा होगा कि एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है वो सिंपली ज्वाइंड होगा जैसे वो होता है। बाकी 3 ऑक्सीजन जो बच गए उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, अरे अरे अरे, और एक वो सेकंड, सॉरी 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 सिंगल सॉरी। बॉन्ड से ज्वाइंड होंगे। सॉरी सॉरी, हाँ। आई एम वेरी सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ और देख रहा था यहाँ पे। ऐसा मैं ये भूल गया था कि सिर्फ 4 ही तो ऑक्सीजन है, 8 बॉन्ड पेयर कैसे हो गए? 4 ही तो बॉन्ड पेयर हुए, और 4 हुए तो 4 तो इजीली हो जाएंगे, 1 2 3 4। और जैसा कि सीमा जी ने कहा, उसमें से एक जो होगा, नहीं वेट, बताना ज़रा इसके आगे बताना। एक जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, बाकी 3 और जो सिंगल बॉन्ड बाकी से के होंगे। 3 ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। हाँ, बाकी के 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन, 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 और उन सब पे नेगेटिव चार्ज है, इतना और ध्यान रखना। अब इसका शेप बताओ क्या होगा। टेट्राहीड्रल, इसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल। तो ऐसा मत कर देना कि सब में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डाल दे, क्योंकि अभी सीमा नहीं होती तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली यही कर रहा होता। ठीक है? आर यू श्योर? क्या? इसका स्ट्रक्चर क्या है? यही होना चाहिए, आई थिंक सो। चेक करना है, आई एम 90% श्योर। हम्म, प्लीज़ चेक। चेक। आपने चेक कर लिया क्या? देख रही हूँ। हाँ तो। हाँ, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। हम्म। हाँ हाँ, सही बात है। और ये sp3। और ये एक बार भी ऑडियंस को बता दूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसलिए क्योंकि पहले तो देखो, लोन पेयर एक भी नहीं है, और आपके पास बॉन्ड पेयर एक दो नहीं गिनना इसको, 1 2 3 4, नंबर 4 से जो हमारा कोइंसाइड करता है वो है sp3। हाइब्रिडाइजेशन की चिंता मत करो, वो सीमा जी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे अच्छे से। तो चलिए सीमा जी, SF4 भी कर दीजिए आप। टेट्राहेड्रल है ये। और BRF4 क्या आया था? BRF4, स्क्वायर बाइपिरामिडल। हाँ स्क्वायर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, कुछ भी लिख सकते हैं। 3Cl5 था ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब है SF4। लेट्स सी SF4 में क्या है। नेक्स्ट, SF4, इस पे कोई चार्ज वार्ज है क्या? इस पे कोई चार्ज नहीं। नहीं है। ठीक है। हम्म, तो देखो, SF4 है, तो इसमें से पता चल रहा है साफ साफ कि सेंट्रल एटम क्या होगा, S। जी। ठीक है, तो बनाते हैं बनाते हैं इसका। ठीक है, S लिख देते, 4F लिख देते, 1 2 3, और ये चौथा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि बिल्कुल सल्फर की गलत। वैलेंसी 6 होती है। ठीक है। क्या? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, जो भी बोल रही हैं। ठीक है, तो सल्फर की वैलेंसी 6 होती है, तो इसमें एक लोन पेयर भी होगा टू बैलेंस इट आउट। क्या ठीक है। बात है, क्या बात है, क्या बात हम्म। है, नाइस है ये तो। नाइस, बढ़िया है, बढ़िया है, नाइस। और सही बात है, 4 आपके पास लोन पे, 4 आपके पास बॉन्ड पेयर हो गए, और एक लोन पेयर हो अब गया। इसे बोलते हैं 5 बाय द वे। ये जो हमारा शेप है, इसको हम कहते हैं सीसॉ। सीसो। सीसॉ कहते हैं क्योंकि इसमें सीसो। सीसॉ जैसा दिखता है। सीसो। ठीक है। तो ये शेप काफी कॉमन है, इसका आप ऐसे बनाओ तो आपको मिल जाएगी ये सीसॉ है। बट फिर भी अगर आपको इसकी निकालनी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि कैसे। ऐसे मैंने एक में बता ही दिया है, तो फिर भी आप इसके निकाल सकते हो। जैसे कि S की वैलेंसी 6 होती है, 6 + 4 कर दिया 10, तो 5 आ गया, है ना। बट वो हमें चीज निकालनी नहीं है, हमें इसमें शेप निकालना है। ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो सबकी हम स्ट्रक्चर करके बता सकते हैं।
सब कहने की बातें होती हैं। देखो जैसा कि मैंने बताया 1 2 3 4 और 5 5 यानी कि sp3d। हाँ बिल्कुल। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन है या नहीं है। डिस्क्राइब बेंट्स रूल एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2। ये तो है ही, VSEPR में नहीं है। VSEPR में ही होता है ये बेंट्स रूल। मैंने तो पहली बार सुना है बेंच बेंट्स रूल। रूल PCl3F2 मतलब मैंने सुना है वैसे तो ये, बट याद नहीं आ रहा है क्या था ये। PCl3F2 का स्ट्रक्चर आपको याद है क्या? हम्म, जहाँ तक मुझे याद है अरे ऐसा। इसकी वैलेंसी 5 होती है ना, तो क्या हो गया, BPClF32, बड़ी बात तो नहीं। ये होती तो है, वो है ट्रिगोनल बायपिरामिडल, बट कौन सा मतलब कौन सा फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे है कि एक्सियल पोजीशन पे है, वो समझाने के लिए बेंट्स रूल काम आता है। आप एक बार देख के बता सकते हो जब तक मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ? आई डोंट थिंक सो हमारे सिलेबस में है, बट ओके। कोई बात नहीं, साइंस में तो है ना। हाँ, फ्लोरीन आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, फ्लोरीन आता है एक्सियल पे। अच्छा बट अच्छा अच्छा, और क्यों है ऐसा? लेट्स सी, लेट मी सी व्हाट इज बेंच रूल। आपने क्या सर्च किया बाय द वे? PCl3F2 ना? हाँ, स्ट्रक्चर उसका। ठीक है, तो 2 फ्लोरीन इधर होंगे, एक क्लोरीन इधर होगा, एक क्लोरीन इधर होगा और बेंच रूल क्लोरीन इधर होगा। डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप हम्म ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस के बीच में सेंट्रल एटम्स की। ठीक है। और हम्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी बात करता है। तो हम्म ये रूल ये कहता है कि जो एटॉमिक कैरेक्टर है हम्म वो कंसंट्रेट करता है ऑर्बिट्स में, जो कि हम्म। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। बस बस इससे ज़्यादा नहीं आता है मेरे को मतलब क्या है इसका आसान भाषा में? हम्म। बेंट्स कैसे रूल, बताऊं? बेंट्स रूल नहीं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2 इतना कर लो बहुत है। पहले तो ओके। एक बार आप स्ट्रक्चर देखो और आके एक बार कंफर्म करो कि जो मैंने बनाया है वो सही है कि नहीं है। नहीं, गलत है। क्या है हाँ, ये? एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक CL इधर। मैंने बोला था कि एक्सियल पोजीशन पे F है और इक्वेटोरियल पे Cl है। आपने उल्टा बोला था, ठीक है, रिकॉर्डेड है मेरे अरे पास ये। यार, गलत नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने रिकॉर्डेड है ये इन्फॉर्मेशन। देख लेना, पता चल जाएगा। अरे सीरियल क्यों बना दिया एक्सियल पे, अभी CL बना दिया वापस से। सॉरी, चलो ठीक है फिर आगे। तो चलो मैं ये दूसरा सर्च करती हूँ, कोई बात नहीं। आई गेस फ्लोरीन, फ्लोरीन में रिपल्शन ज़्यादा होता है इसलिए उसको एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखा, क्योंकि फ्लोरीन छोटा होता है ना। देखती हूँ। चलो देखो आप, जब तक मैं देखता हूँ कोई और भी VSEPR से क्वेश्चन हो तो। डाइपोल मोमेंट का है ये, आई डोंट नो क्या है ये। ये VSEPR से नहीं है। देखो ऐसा है। ये लास्ट था हाँ, हाँ। बेंस रूल में शॉर्ट में मतलब यही है हम्म कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, हम्म उसको हमेशा वही पोजीशन देते हैं जहाँ पे लेस एस करेक्टर हो, यानी कि एक्सियल पोजीशन को। ओके। मतलब एक्सियल पोजीशन पे लेस एस करेक्टर होता है। ऐसा होता है, कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है ये, कि जैसे मतलब एसटी में हमें पता है सबसे ज्यादा एस करेक्टर होता है। फिर जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो एस करेक्टर कम होता जाता हम्म है ना। हम्म तो वही इसका मतलब है कि जिस जहाँ पे सबसे कम एस करेक्टर होगा, मतलब जैसे एक्सियल पोजीशन पे सबसे कम एस करेक्टर होगा, तो हम्म। वहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आएगा। तो यही बेंड्स रूल भी कहता है। तो हो इसलिए सकता है। फ्लोरीन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, इसलिए वो एक्सियल पोजीशन लेता है और क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन लेता है। चलो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन एक्सेप्शन है, हम्म कि अगर वो डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, हम्म ठीक है, हम्म तो वो उस पोजीशन पे जाएगा जहाँ पे, ज़्यादा एस कैरेक्टर हो, हाँ, यानी कि इक्वेटोरियल। मतलब हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात बोली। चलो तो
ओके, तो इसी के साथ साथ वैसे हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो और गई। हाँ। लोन पेयर भी हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हम्म। उसका बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर नहीं होता है। हम्म। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो हम्म। इसलिए वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं हाँ, लोन क्योंकि पेयर। इक्वेटोरियल पे रिपल्शन बहुत कम होती है ना। हाँ। मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लोरीन बस इसको रिपेल कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा और इसको रिपेल कर रहा होगा, बट अगर यहाँ आ जाता तो वो हम्म। इसको तो कर ही रहा होता, इसको भी कर रहा होता रिपेल। यहाँ पे वाला जो फ्लोरीन है सब मतलब सबको कर रहा होता रिपेल, इसलिए में भी। खैर हाँ, अब तो आप एक चीज एक बार फिर से बता दो, जस्ट टू बी क्लियर, कौन सी वाली चीज़? जो मैंने बताई अभी। हाँ, तो सीमा जी ने बड़ी अपने प्यारे मधुर शब्दों में ये बोला है कि जो देखो जैसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे, फ्लोरीन ऑफ कोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। अब इसी वजह से उसको ऊपर धक्का मार के बिठा दिया कि भैया तुम बहुत ही दुष्ट आदमी हो, तुम ऊपर बैठो, ठीक है, तुम्हारा रिपल्शन ज़्यादा है ऊपर। वैसे इन्होंने बात कही थी एस कैरेक्टर कम होता है, एस कैरेक्टर कम होता है, ये दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि यहाँ रिपल्शन कम होता है, ठीक है, सेक्स कैरेक्टर कम होता है यहाँ पे। तो इसलिए बेटर ओके। रहता है कि इसको आप ऊपर बैठा दो। और सही बात है, ये तो लॉजिकली भी स्पीक, देखो यहाँ पे फ्लोरीन है तो बस ये इधर 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 रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। तुम यहाँ पे फ्लोरीन को बैठाओ, फ्लोरीन इधर भी रिपेल करेगा, ऊपर की साइड, इन दोनों को तो करेगा ही करेगा, ऊपर की साइड भी करेगा और नीचे की साइड भी रिपेल करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा तो मे बी इसी वजह से ये आपका बेंड्स रूल। इसके साथ साथ हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और सीमा जी, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? यस, अब मैं वो टेबल बता देती हूँ VSCPR वाला, ताकि सबको पता चल जाए। अच्छा, है टेबल? ठीक है। हाँ, मैं पूरा टेबल ही चिपका देती हूँ यहाँ, एक काम करती एनसीईआरटी का? हूँ, इट विल बी इजी। अरे एक चिपक गया बस। एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का नहीं है, बट इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, मतलब उसमें सारा है। बट एनसीईआरटी का नहीं है ना? एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में दो तीन चीजें नहीं है ना, बट हमें सारा एनसीईआरटी का थोड़ी है। नहीं नहीं, हम यूज़ नहीं कर सकते वो टेबल। हाँ, तो मैं एनसीईआरटी का यूज नहीं करूँगी, अरे नहीं, हम जस्ट टू बी क्लियर। नहीं, हम एनसीईआरटी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वो टेबल हम लिख लेंगे, बाद में कभी लिख लेंगे, हम यूज़ नहीं कर सकते वो टेबल। इट इज़ नॉट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके। ये रहा। अरे मैं नहीं शो कर सकता ना वो टेबल। हेलो। ओके। कुछ बोलना आपको, ऑडियंस को? हाँ। चलो भाई, पढ़ाई लिखाई करो, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।